लेकिन रोटेशन भी पॉसिबल है। सपोज रॉड भी रोटेशन कर रही है। रोटेशन मोशन भी पॉसिबल है ना। सपोज एक रॉड है, इसे रोटेट कर रही है इसे। एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ द रॉड, एक्सिस ए से पास हो रही है, अराउंड दिस एक्सिस ये से रोटेट कर रही है इसे। और कहाँ पे रोटेट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। तो ये डेरिवेशन भी हमारे टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक में अपने इसका डेरिवेशन भी अवेलेबल है, करवाया था मैंने। जब इसे रोटेट करती है ना, तो जो इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होता है इसमें, दैट इज गिवन बाय हाफ बी ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोटेशन टू एल स्क्वायर। ये ईएमएफ इंड्यूस होता है। स्टूडेंट में ये फॉर्मूलास डिराइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है ये। टेक्स्ट बुक में जब हमने किया था डिस्कस ये चैप्टर, तब डेरिवेशन किया होगा इसका भी। ये ईएमएफ इंड्यूस होता है अगर रॉड रोटेट कर रही है तो। अगर ट्रांसलेशन मोशन है तो फिर ये बीएलबी। ध्यान से दोनों फॉर्मूलास को देख लो, थोड़ा ध्यान में रखो इसको। ठीक है। हाँ। हाँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसी में इमोशनल ईएमएफ में कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। ये इमोशनल ईएमएफ के कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है साइकिल व्हील। साइकिल के व्हील के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। पहले अगर कोई ये नोट करना है तो कर लो पहले नोट। ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लो पहले, डायग्राम के साथ। हाँ, अब देखो पहले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल है साइकिल का व्हील। ठीक है। सी- साइकिल का व्हील। ठीक। तो इस पे ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। सपोज एक साइकिल का व्हील है, को मालूम होगा साइकिल का जो व्हील होता है वो मेटल का बना होता है। इट इज अ मेटेलिक। ठीक है। व्हील का जो बॉडी है वो मेटल की बनी होती है, और ऐसे रॉड्स लगी होती है देखिए। ये जो रॉड्स लगी हुई है ना, ये वाली, इसमें एक एक रॉड को स्पोक कहते हैं, स्पोक। और ये जो है, ये सरकमफरेंस है, इस व्हील का सरकमफरेंस, इसको रिम कहते हैं, रिम। ठीक है। स्पोक होता है और व्हील होता है, रिम होता है। ठीक है। अब देखो ये जो सेंटर है ना, सेंटर को मैं सी ले लेता हूँ। सी इज अ सेंटर। और ये जो रिम है, रिम पर मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया डी। अब आपको ये बोलेंगे कि ये जो साइकिल का व्हील है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है। और बोलेंगे कि ये जो साइकिल का व्हील है ना वो रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक। साइकिल का व्हील रोटेट कर रहा है, तो आपको पूछेंगे कि सी और डी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, ये पूछेंगे। ऑब्वियसली ये जो केस है वो रोटेशन का है। ये जो एक एक स्पोक है ना, एक स्पोक को देखो, स्पोक ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ईएमएफ जो स्पोक में डेवलप होगी, ईएमएफ डेवलप्ड इन द स्पोक विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल इज द लेंथ ऑफ दिस स्पोक। लेकिन अभी इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा घुमाने के लिए क्वेश्चन वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि यहाँ पे सपोज 10 स्पोक्स हैं या 20 स्पोक्स हैं।
स्पोक्स का नंबर देंगे, कितने स्पोक्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या सोचता है, स्टूडेंट बोलता है कि ये जो रॉड है, ये जो एक स्पोक है, उसमें ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फिर वो सोचता है कि यहाँ पे 10 स्पोक्स हैं, तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगी वो 10 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे स्टूडेंट करते हैं, इंटू 10। बोलते हैं 10 स्पोक है तो 10 टाइम हो जाएगी, बिना लॉजिक के। लेकिन नहीं, 10 नहीं आएगा, यही है। ऐसा क्यों है? एक्चुअली में ये जो सारे स्पोक्स है ना, सारे स्पोक्स हैं, ये सब स्पोक पैरेलल पैरेलल में कनेक्टेड है। सारे स्पोक्स हैं, उनका एक जो पॉइंट है वो सी पे मिल रहा है। देखो ये 10 स्पोक्स ऐसे हैं, ये सब स्पोक्स हैं। सबका जो एक पॉइंट है वो सी पे जा रहा है, और जो सबका दूसरा पॉइंट है वो रिम पे कनेक्टेड है, ये सब रिम है। तो एक एंड जो है वो रिम पे कनेक्टेड है, एक एंड जो है वो सी पे कनेक्टेड है, सारे स्पोक्स का। तो जो ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस इन द वन स्पोक इज सपोज ई, व्हिच इज हाफ बी ओमेगा स्क्वायर। दूसरे स्पोक में भी सेम हो रहा है, सब में सेम डेवलप हो रहा है ई। ऐसे। लेकिन ये सब सीरीज में नहीं है, अगर सीरीज में होता है ना तो टोटल ईएमएफ बनता है 10 ई, 10 टाइम्स ई। लेकिन ये पैरेलल में, पैरेलल में मैं ऐसे बोलूंगा कि अल्टीमेटली सी और रिम के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो ई ही माना जाएगा, 10 ही नहीं होगा इसमें। इसलिए याद रखो, सी और डी, डी सपोज कोई पॉइंट है रिम के ऊपर, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान में रखो इसको। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, साइकिल व्हील। सेकंड एग्जांपल पे जा रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल है रोटेटिंग डिस्क। डिस्क, सी, सपोज एक डिस्क है, मेटल की बनी हुई है, इट्स अ मेटेलिक डिस्क। मेटेलिक डिस्क है, ये जो एक्सिस है ना, अराउंड दिस एक्सिस ये रोटेट कर रही है ऐसे, विथ स्पीड ओमेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सब ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देख लो। ठीक है, हाँ। अभी जो डिस्क का सेंटर है उसको सी लेंगे, डिस्क के एंड पॉइंट पे एक पॉइंट लेते हैं डी। वापस वो आपसे वही पूछेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ कुछ ये साइकिल के स्पोक के जैसे दिख रहा है, बट ये डिस्क है, लेकिन इट्स अ फुली डिस्क, सॉलिड है। ठीक है, तो अभी इसमें कैसे करेंगे, सिंपल है। सी से डी तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस ही होगा, इट्स द रेडियस ऑफ द डिस्क। इमेजिन करो कि ये जो पूरी डिस्क है ना, डिस्क को अब इमेजिन करो कि डिस्क को मैंने ना छोटे छोटे ऐसे स्पोक्स में कट कर दिया ऐसे, ये देखो। देखो ध्यान से देखो, पूरे डिस्क को ऐसे कट कर दिया। देखो ये डिस्क है आपकी, इसको ऐसे कट किया, देखो ऐसे स्पोक्स में। ऐसे पतले पतले स्पोक्स में कट किया। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 स्पोक्स थे ना, यहाँ पे खाली 10 स्पोक्स थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे। पूरी डिस्क को मैंने स्पोक्स में कट कर दिया ऐसे, ऐसे डिस्क है ऐसे, ये पार्ट अलग, ये देखो इतना पार्ट अलग, ऐसे। ऐसे पूरी डिस्क को कट कर दिया। तब ऐसे मान सकते हो कि जो सी और डी पॉइंट है ना, उसके बीच में वापस ऐसा ऐसा ही कंडीशन है, ऐसे ही हो जाएगा फिर से। सेम केस है, जैसे साइकिल का था वैसे यहाँ पे। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा बिटवीन सी एंड डी वो इतना ही रहेगा, एल स्क्वायर ना, यहाँ पे एल की जगह रेडियस आएगा, रेडियस ऑफ द डिस्क। ठीक है,
तो अज्यूम करो कि जो पूरा डिस्क है ना, अज्यूम करेंगे कि वो छोटे छोटे स्पोक्स में उसको कट कर दिया। कोई भी स्पोक ले लो, वो सी और डी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो उसमें ईएमएफ ये इंड्यूस होगा। सारे जो स्पोक्स हैं सब पैरेलल में कनेक्टेड है, देयर इन पैरेलल, तो टोटल ईएमएफ ये आएगा बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, तो ध्यान में रखो इसको। कुछ नोट करना तो जल्दी नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है एरोप्लेन। एरोप्लेन है ट्रेन का। सी, इमेजिन ये अगर ये एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, इसका जो विंग है, लेट्स से एक विंग है। ठीक है, ये विंग की जो लेंथ है एल है, लेंथ इज एल। ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। तो होगा क्या कि जब ये ट्रेवल करेगा ना, ठीक है, ऐसे ये डायरेक्शन में जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी वर्टिकल। ये बी वी है, इट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी एच। ये बीवी और बीएच के बारे में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में। मैग्नेटिज्म में है बीवी और बीएच, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो। तो जब ये एरोप्लेन फ्लाई करेगा, इसका जो विंग है, विंग ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, वो जो बीवी है, बी वर्टिकल, ऐसे इसको कट करते हुए जाएगा ना, बी वी को कट करेगा, बी एच को नहीं। सो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, किसमें, विंग में। नो डाउट ईएमएफ इंड्यूस इन द विंग इज गिवन बाय बीएलवी, लेकिन ये बी कौन सा लेंगे, बी वर्टिकल वाला लेंगे, बी वर्टिकल वाला लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि जो बी वी है, बी वर्टिकल, ये गिवन नहीं होता है, बी एच गिवन होता है। और ये देखो, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा। को आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है ना, किसी को मालूम है ये जो एंगल है डेल्टा लिखा है, देखो मैंने, ध्यान से, ये एंगल दिख रही है ये? किसी को याद है कि ये जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें इस एंगल को क्या बोलते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस एंगल, किसी को मालूम है? जो डायग्राम में दिख रही है ये एंगल का नाम क्या है, कुछ नेम है पर्टिकुलर? एंगल ऑफ डिप एंगल। डिप एंगल, एंगल ऑफ डिप, इसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो सपोज ये जो बीवी है ना, बी वर्टिकल जो है ना, उसको देखो, ये विंग किसको कट करेगा, विंग जो है वो बीवी को कट करेगा, बट बीवी गिवन नहीं होगा, डिप एंगल गिवन होती है, बी एच गिवन होता है। इसमें एक रिलेशन है, टेन ऑफ दिस डिप एंगल, टेन डेल्टा, ठीक है, इक्वल टू बीवी अपॉन बी एच। ये तो बी एच को टेन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके बीवी मिल सकता है, बीवी विल बी बी एच टेन डेल्टा। वो यहाँ पे यूज करेंगे ना, बीवी की जगह कभी कभी हमको ये यूज करना पड़ेगा, बी एच टाइम्स
10 delta into LV. That become EMF induced in the wing. ठीक ठीक क्लियर। हाँ, जैसे ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है वैसे ट्रेन भी मूव करती है। देखो सपोज एक ट्रेन है, ट्रेन का एक वैगन है, नीचे आपको मालूम है ट्रेन को व्हील्स जो होते हैं, व्हील्स को कनेक्ट करने वाली एक मेटल की रॉड होती है। ये नीचे जो मेटल की रॉड है ना जो व्हील्स को कनेक्ट करती है, इसको एक्सिल कहते हैं, एक्सिल। अब देखो ये एक्सिल है, मेटल की रॉड होती है ये बेसिकली। तो जो ये ट्रेन ऐसे चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से इधर, अगर ये ऐसे चल रही है तो एक्सिल भी चलेगा। एक्सिल इज ऑल्सो मूविंग दिस वे। ये देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये वापस, ये BV है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो वापस ये जो एक्सिल है ना, एक्सिल ये BV को कट करते हुए आगे जा रहा है। इट इज एक्सिल इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन। तो जो EMF इंड्यूस होगा एक्सिल में, वापस वो वही होता है, B वर्टिकल इंटू L इंटू V, BLV। ठीक है, सेम वही आता है, EMF इंड्यूस विल बी BLV। हाँ, कुछ नोट करा तो कर लो पहले नोट, फिर मैं आगे जाता हूँ। हो गया, नोट किया। हाँ, अब से देखो, बस एक चीज और बतानी है छोटी सी, वो बता देता हूँ। देखो EMF इंड्यूस की फॉर्मूला आपको ये मालूम है, BLV बोला जाता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एंट्रेंस में मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन भी है इसका। अब देखो यहाँ पे अपने मैथ्स में अगर आपने ये पढ़ा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा होगा शायद, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यूजुअली फिजिक्स में ज्यादा नहीं आता है। मैथ्स में पढ़ा है कभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? यस और नो? Yes, sir. Box. STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो EMF है ना, इट इज अ BLV। एक्चुअली EMF इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ BLV। ये ऐसा होता है एक्चुअली, फॉर्मूला ये है, B बार डॉट L क्रॉस B। देखो अगर आपने मैथ्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है, ये रहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें आप कोई भी दो नंबर्स को, कोई भी दो वेक्टर्स को अंदर ब्रैकेट में ले सकते हो, किसी भी एक को बाहर ले सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही आएगा। अब इसमें होता क्या है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। होता क्या है कि L V के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है तो B के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तभी जो है ना E नॉन जीरो रहेगा। E नॉन जीरो रहेगा मतलब E एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये तीन जो वेक्टर हैं, L V और B, इन तीन में से अगर कोई दो भी पैरेलल हो गए, सपोज L V को पैरेलल है या फिर B P को पैरेलल है, अगर कोई दो वेक्टर भी एक दूसरे के ऊपर पैरेलल हो गए ना, तो E जीरो आता है। यस, क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है, ये देखो ये सब, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल है सपोज, तो पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आती है, पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आती है, पूरा ही जीरो हो जाएगा फिर। तो याद रखो तीनों आपस में क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, सपोज परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, सपोज ऐसा है, देखो ये L है, ये V है, परपेंडिकुलर भी नहीं है
पैरेलल भी नहीं है, कुछ एक्यूट एंगल है बीच में। अब ये वी और एल के बीच में भी हो सकता है, वी और बी के बीच में भी हो सकता है। मतलब कोई 2 वेक्टर हैं जो पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, कुछ एंगल है बीच में। अगर ऐसा है, देन ईएमएफ इज गिवन बाय बीएलवी sin थीटा। थीटा वो एंगल है 2 वेक्टर्स के बीच में, समझा? तो अगर कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल नहीं है, थीटा एंगल है दोनों के बीच में, फिर ये बने, ठीक है? बीएलवी sin थीटा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया रिलेटेड टू मोशनल ईएमएफ। थोड़ा ध्यान में रखो इसको। दिस इज ऑल अबाउट मोशनल ईएमएफ। क्लियर? समझा सबने? कुछ नोट करना तो कर लो जल्दी इसमें से। हो गया? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना आपकी थियरी में, वो एक्चुअली मेरा एडी करंट्स है। एडी करंट्स। एडी करंट मैंने करवाया था पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया था। एडी करंट्स थोड़ा बहुत याद तो होगा आप लोग को। सी, छोटा सा टॉपिक है। खाली मैं एक काम करता हूँ, एडी करंट आपको किस्म सेल्फ स्टडी के लिए देता हूँ। छोटा सा सिंपल टॉपिक है। टेक्स्ट बुक से आप क्या करो, एक बार एडी करंट पढ़ के देखो। पढ़ने के बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट में डाउट है, आप पूछो। कल के लेक्चर में पूछ सकते हो, ठीक है? ये मैं खाली एक छोटा सा टॉपिक सेल्फ स्टडी को दे रहा हूँ। टेक इट एज अ होमवर्क। खुद एक बार पढ़ के देखो एडी करंट, ठीक है? जितना टेक्स्ट बुक लेवल पे उतना ही पढ़ो, चलेगा। वो कुछ खास नहीं है इसमें इतना। एडी करंट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे चलते हैं। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन ना। सेल्फ इंडक्शन और फिर म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन याद है क्या होता है? बताया था, ध्यान से देखो। सपोज ये कॉइल है हैविंग एन टर्न्स। इसको तुम कॉइल बोल सकते हो, कॉइल हैविंग एन टर्न्स, या इसको सोलेनॉइड, सोलेनॉइड भी कहा जाता है ना। सोलेनॉइड भी है ये। इसमें से सपोज मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया ऐसे, तो इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा। करंट, करंट विल पास। ठीक है? तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऐसे, ये आपको मालूम है, ठीक है? अब होता क्या है कि अगर ये करंट जो है ना, होता ये है कि सपोज करंट चेंजिंग है। करंट क्या है? सपोज चेंजिंग। अगर ये करंट जो है वो चेंजिंग है, चेंजिंग करंट पास किया, तो जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स भी चेंजिंग होते हैं। फ्लक्स पास हो रहे हैं ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना करंट बढ़ाएंगे ना, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनता है, उतना ये फ्लक्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फ्लक्स विल इंक्रीज, फ्लक्स है ना, बढ़ेंगे। ये रूल है, ठीक है? देखो, फ्लक्स तुमको अगर एक टर्न में से जो फ्लक्स जा रहे हैं वो फाइंड करना है। ये देखो, ये सब एक टर्न है ना, ये सीधे टर्न, ये टर्न है ना। अगर आपको फ्लक्स चाहिए विच आर पासिंग थ्रू पर टर्न, एक टर्न से जो फ्लक्स जा रहा है वो चाहिए, वो होता है बी इंटू ए। बी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड। ए है, इट्स अ एरिया ऑफ दिस टर्न। बी इंटू ए will give you flux through this turn, ठीक? अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स एक टर्न में से नहीं, टोटल फ्लक्स चाहिए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में से, तो वो होगा एन बी। एन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है?
यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, ये जो फ्लक्स किसको डिपेंड करते हैं, करंट को, ये टोटल फ्लक्स की बात चल रही है, ठीक है। तो ये रहता है, ये प्रोपोर्शनली रिमूव करके जो कांस्टेंट पुट करते हैं वो एल है। एल को डिस्कस करेंगे आगे चल के, एल कांस्टेंट है, एल का नेम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ठीक, अब हम लोग आएंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर ये करंट चेंजिंग है, सपोज करंट चेंजिंग है, करंट चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी चेंजिंग होंगे। इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हो, डी फाई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। करंट चेंजिंग है तो फ्लक्स भी चेंजिंग होगी। तो देखो यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा है ना, किसी भी टर्न से जो फ्लक्स जा रहे हैं, फ्लक्स चेंजिंग है। फ्लक्स चेंजिंग होने की वजह से क्या होगा, हर एक टर्न में, इन एवरी टर्न ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, एक एक टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होगी। देखो ऐसे इमेजिन करो, ये एक टर्न है, ऐसे ईएमएफ इंड्यूस हो गई, देखो। फिर दूसरा टर्न है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गई, ऐसे देखो, ऐसे हर एक टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये सारे जो ईएमएफ है ना, ये ऐसे होगा कि जैसे सेल सीरीज में ऐसे हो गए, ऐसे जैसे सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका टोटल ईएमएफ कितना होगा, 3 ई होगा। मतलब ये सारे ईएमएफ ऐड होंगे, टोटल ईएमएफ जो आएगा ना, वो कैसे आता है टोटल ईएमएफ, बाय दिस फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी देखो यहाँ पर है, एल डी आई बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी को ऐसे लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ ये इंड्यूस होता है, याद होगा ये तो आपको। तो इसी को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, याद है? ये तो एक ही कॉइल है, ये यहाँ पे एक ही कॉइल इन्वॉल्व है, इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो भी इसी कॉइल में हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना by which EMF is induced in the one coil due to change of current in the same coil। एक ही कॉइल में करंट चेंज हुआ और उसी की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में पहले बेसिकली दो फॉर्मूलाज है, याद रखो। एक तो ये दूसरी ये, दोनों फॉर्मूलाज को थोड़ा ध्यान में रखो। अब आप में से किसी को याद है क्या कि ये जो एल है, एल को ये बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल का यूनिट याद है किसी को, व्हाट्स द यूनिट ऑफ एल? किसी को याद है? Henry. इसमें आकांक्षा ने आंसर दिया। हाँ सर. आकांक्षा अभी एक काम करना बेटा, अभी मैं 5 मिनट के बाद कुछ और क्वेश्चंस पूछूंगा, आप फिलहाल आंसर मत देना। डोंट वरी, मैं आपसे एंग्री नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री विथ यू। आप आंसर मत देना, लेकिन मुझे देखना है कि बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बाकी का मतलब दिमाग कहाँ पर है, ठीक है। फिलहाल आप आंसर मत देना, लेट दी अदर आंसर्स, ओके। हाँ, ठीक है। तो जैसे आकांक्षा ने बताया, ये जो एल है ना, एल का यूनिट होता है हेनरी, एल इज मेजर इन हेनरी, ये करवाया था पहले, ठीक है। तो इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी स्टूडेंट। तो देखो ये कॉइल है, इसको आप सोलोनॉइड भी बोलते हो, लेकिन अभी ध्यान से सुनो। जब इस कॉइल में आप करंट को चेंज करोगे, व्हेन यू चेंज द करंट इन दिस कॉइल, इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, तो फिर इसको इंडक्टर भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज इंडक्टर। इंडक्टर तभी बोला जाता है जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसको इंडक्टर भी कह सकते हैं। तो देखो, मैंने अभी यहाँ पे एल को डिस्कस किया कि एल को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। एल जो है ना,
एल जो है ना वो इस कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ये सब बताया था पहले भी। एल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, ठीक है। एल की फॉर्मूला हमने डिराइव की है नॉर्मल लेक्चर्स में ना, एल की फॉर्मूला डिराइव भी की है, अब देखिए चेक करना मिल जाएगी। एल की फॉर्मूला ये होती है म्यू जीरो एन स्क्वायर ए। मैं एल की फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये एल की फॉर्मूला है। जो मैंने जब हमने बोर्ड के लेक्चर्स में डिस्कस किया, डिराइव डिराइव भी किया ये फॉर्मूला। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए ये वाली एरिया होती है, दिस एरिया इज ए। और ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड, ये स्मॉल एल है, ठीक है। और जो कैपिटल एल है वो क्या है, वो सेल्फ इंडक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है, ये मैंने लिखा। सपोज मैं यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई करता हूँ और एल से डिवाइड भी करता हूँ, देखो एल एल मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पर एन बाई एल दिख रहा है। एन बाई एल क्या होता है, इट्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन बाई एल नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, उसको स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है, मतलब पर मीटर में कितने टर्न्स है वो है एन बाई एल। सो म्यू जीरो, ये जो एन बाई एल दिख रहा है यहाँ पे, इसकी जगह स्मॉल एन लिखेंगे, इज इट स्क्वायर ना, ए इंटू स्मॉल एन, ये भी फॉर्मूला चलेगी। तो देखो अगर आप कैपिटल एन लिखोगे, ये देखो ये कैपिटल एन है, इट्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिर स्मॉल एल नीचे आएगा, स्मॉल एल विल बी इन द डिनोमिनेटर। लेकिन अगर आप स्मॉल एन के टर्म्स में लिखोगे, स्मॉल एन ये होता है, तो फिर ये जो एल है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, दिस एल इज इन द न्यूमरेटर, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्शन की फॉर्मूला है, ठीक है, देख लो ये, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो देखो आपने जैसे वो 10th स्टैंडर्ड में किया ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टेंस अपने सीरीज और पैरेलल में लिए। वैसे कॉइल्स जो होते हैं, कॉइल मतलब ये वाली कॉइल, ये दिस इज कॉल्ड कॉइल ना, कॉइल भी सीरीज और पैरेलल में हो सकती है। अगला टॉपिक वही है, कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। चलो पहले सीरीज ले लेते हैं, सीरीज में कैसे होगा, ऐसे होगा। सपोज ये कॉइल है, इसका सेल्फ इंडक्शन जो है वो L1 है, ये दूसरी कॉइल, इसका सेल्फ इंडक्शन जो है L2 है, तीसरी एक और कॉइल लगा लेते हैं, इसका सेल्फ इंडक्शन L3 है, तीनों को ऐसे कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्टेड हुआ ना, तो हमको इनका जो ना इक्विवेलेंट L निकालना है, L इक्विवेलेंट, जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो वैसे ही, ठीक है। तो आपको ये शायद याद होगा कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होती है तो क्या होता है, R1 + R2 + R3, वैसे ही इंडक्टर में भी यही होता है, एल इक्विवेलेंट ये होगा L1 + L2 + L3। अगर किसी को प्रूफ चाहिए कि सर इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है, प्रूफ मैं बता सकता हूँ, डोंट वरी, इसका प्रूफ मैं करा देता हूँ, डोंट वरी, पहले आप लिख लो, पहले इक्विवेलेंट ये रहेगा, ठीक है। ओके, लिख लो, मेरे साथ लिखते जाओ आप लोग भी। हाँ, तो अभी अगर किसी को लगता है कि सर इसका प्रूफ चाहिए, मतलब कैसे आएगी, फिर बात बताओ, प्रूफ बहुत सिंपल है। तीनों जो इंडक्टर है, तीनों तीनों जो इंडक्टर वो सीरीज में थे ना, तीनों सीरीज में याद है आपको, करंट सेम पास होता है तीनों में से, ठीक है।
क्योंकि देखो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में करंट क्या पास होगा, सेम पास होगा तीनों में से, ठीक है। अब सपोज ये करंट चेंज हो रहा है, द करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ डी आई बाई डी टी, ये रेट से करंट चेंज हो रहा है, तो तीनों में चेंज होगा ना, तीनों में सेम रेट से चेंज होगा, तीनों के लिए, तीनों कॉइल्स के लिए डी आई बाई डी टी सेम रहेगा, तीनों में से सेम करंट जा रहा है, तो अगर चेंज होगा तो तीनों में इक्वली चेंज होगा, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों में, ठीक है। ये देखो, ये पहला कॉइल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक। पहली कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो होगा माइनस एल वन डी आई बाई डी टी। दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा माइनस एल टू डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी सेम रहेगा। तीसरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा माइनस एल थ्री डी आई बाई डी टी, ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, देखो जितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ है उसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है, तीनों ईएमएफ को प्लस कर देंगे, टोटल जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, टोटल एज अ होल, तीनों को प्लस करके आएगा। अगर तीनों को प्लस करोगे तो ऐसे आएगा माइनस एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री डी आई बाई डी टी, तीनों ये ईएमएफ को प्लस कर दो, ये टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ठीक है। अब सपोज इन तीनों कॉइल को रिप्लेस करके मैंने खाली एक ही कॉइल कनेक्ट किया है, तीनों कॉइल को रिप्लेस करके मैंने एक ही कॉइल कनेक्ट किया, ये इक्विवेलेंट कॉइल है, ये तीनों का इक्विवेलेंट है ये, मतलब ये अकेला कॉइल वो काम करेगा जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एक एल है ना, इसको बोलेंगे एल इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम लोग करंट वैसे ही चेंज करेंगे जैसा इन कॉइल में चेंज किया, सेम चेंज होगा डी आई बाई डी टी। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंट कॉइल है ना, तो इसमें ईएमएफ उतना ही डेवलप होना चाहिए जितना उन तीनों कॉइल में मिलके हो रहा है, याद है ये तीनों कॉइल में मिलके ये ईएमएफ डेवलप हो रहा है ना, इसमें ये डेवलप हो रहा है। ये दोनों इक्वेशन देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए, ईएमएफ सेम होनी चाहिए थी दोनों में। अगर एलएचएस इक्वल है इन दोनों का इक्वेशंस का, तो आरएचएस भी इक्वल ले सकते हैं, ठीक। आरएचएस इक्वल सॉल्व करो, आपको एल इक्वल आ जाएगा, एल इक्वल विल बी एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री। समझा ये बात को, ठीक है। अब देखो पैरेलल का मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, पैरेलल का आप खुद लिख लो, तीन कॉइल्स को आप पैरेलल में ले लो, उसमें फॉर्मूला रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसी बनेगी, 1 अपॉन एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन एल वन प्लस 1 अपॉन एल टू प्लस 1 अपॉन एल थ्री। स्टूडेंट पैरेलल की फॉर्मूला आप खुद ही लिख लो, सीरीज का मैंने बताया, पैरेलल का इसका उल्टा होता है, पैरेलल का खुद लिखो आप। हाँ, पैरेलल की फॉर्मूला खुद लिख लो, जस्ट फॉर्मूला लिखो, प्रूफ नहीं होगा तो भी चलेगा। 1 अपॉन एल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय एल वन प्लस 1 बाय एल टू प्लस 1 बाय एल थ्री। पैरेलल का आप खुद कर लो प्लीज, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। हाँ, अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो
जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जेई में उसके क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी। सीईटी वगैरह में इतना कुछ खास नहीं आता है इसमें से। मेनली नेशनल लेवल के जो एग्जाम है ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इसका नाम है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन द एलआर सर्किट। ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट इन द एलआर सर्किट। ठीक है, अभी क्या रहता है ध्यान से देखो। सी, सपोज एक इंडक्टर है, एल उसका सेल्फ इंडक्शन है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। एल और आर देखो सीरीज में, दे आर इन सीरीज। नीचे देखो मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया है, ये बैटरी का ईएमएफ ई है। यहाँ पर देखो कुछ अजीब अरेंजमेंट है। ये तो 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना, 3 पॉइंट्स को मैं नेमिंग देता हूँ। तो ये 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये 3 है। 1 जो है, 1 को 2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, 1 को 3 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, 2 और 3 को आपस में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये की है, की डालनी पड़ेगी। 1 और 2 के बीच में की डालेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा है, ठीक है। हाँ, तो अभी सपोज मैंने क्या किया, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, सपोज ये जो 1 को मैंने 2 के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे। जब मैंने 1 को 2 के साथ कनेक्ट किया ना, उस टाइम पे t इक्वल टू 0 लिया जाएगा। मतलब यहाँ से टाइम की काउंटिंग स्टार्ट होगी। t इक्वल टू 0, 1 इज कनेक्टेड टू 2। उसके बाद 1 को 2 के साथ कनेक्ट करोगे तो देखो ये अपने आप में एक सर्किट कंप्लीट हो गया, ये वाला देखो। नहीं, एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इस सर्किट में करंट आने लगेगा ना, ठीक है, करंट आने लगेगा। ठीक है, अगर किसी सर्किट में, अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, सपोज ये इंडक्टर नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो ये जो करंट है ना, करंट इमीडिएटली बढ़ता है। करंट 0 से इमीडिएटली बढ़ जाता है टू द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन इंडक्टर की वजह से क्या होता है, इंडक्टर इस करंट को अपोज करता है, करंट की ग्रोथ को अपोज करता है ये इंडक्टर। तो इंडक्टर की वजह से क्या होता है, करंट आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता है। जैसे डिले, डिले होता है करंट के बढ़ने में। करंट रैपिडली नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर उसको अपोज करता है, ग्रोथ को। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो अब आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस भी है, वो भी तो करंट को अपोज करती है ना। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करती है। इंडक्टर जो है वो करंट को अपोज नहीं करता है, करंट की ग्रोथ को अपोज करता है, करंट के चेंज होने को अपोज करता है बाय लेंजिस लॉ। तो ग्रोथ को ही अपोज करता है, इसके लिए अल्टीमेटली थोड़ा डिले हो जाता है ग्रोथ में। तो अभी हमको ये देखना है कि जब हमने ये स्विच को क्लोज किया, मतलब 1 को 2 के साथ कनेक्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता इस सर्किट में करंट बढ़ने लगेगा। तो हमें फाइंड करना है कि एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर, टी को 0 पे स्टार्ट हुआ है ये सब, एट एनी टाइम टी करंट कितना रहेगा वो फाइंड करना है, कि किसी भी टाइम पे करंट कितना रहेगा। और ये भी फाइंड करना है कि फाइनली मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, हाउ मच विल बी फाइनल स्टेडी मैक्सिमम करंट। ठीक है, क्लियर। हाँ, कैसे करना है ध्यान से देखो। अज्यूम करो कि जो ये करंट है ना, ऐसे फ्लो रहा है, देखो। अज्यूम करो कि करंट ग्रो हो रहा है, इट्स इन द ग्रोइंग स्टेज। इंडक्टर उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने के लिए इंडक्टर में ना बैक ईएमएफ बनेगी। बैक ईएमएफ विल बी डेवलप्ड इन द इंडक्टर। बैक ईएमएफ कैसे रहेगी, दिस विल बी लाइक अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैक ईएमएफ, ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। अब कुछ तो अटक जाएंगे कि सर इधर प्लस और ये माइनस ही क्यों लिखा है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना इंडक्टर के अंदर, ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा और नेगेटिव इधर। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर ये, इसको मैं समझाऊं, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बना है, देखो
आपका जो सर्किट है ना, वो सर्किट है उसमें देखो यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है। फिलहाल मैं इंडक्टर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं ऐसे एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वो बैक ईएमएफ है। अब आपको जो सर्किट है उसमें देखो करंट यहाँ से आ रहा है ऐसे, देखो ये वाला। और प्रॉब्लम क्या है कि ये जो करंट है ना वो ग्रो हो रहा है, इट्स ग्रोइंग, क्योंकि अभी अभी मैंने सर्किट कनेक्ट किया है तो करंट ग्रो हो रहा है। अभी करंट ग्रो हो रहा है ना, तो ये इंडक्टर में जो ये बैक ईएमएफ है ये इसकी ग्रोथ को अपोज करेगी। कैसे? इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इधर नेगेटिव। आपको मालूम होगा कि जो करंट है, करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है। यहाँ से करंट ऐसे स्टार्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, ये है इंड्यूस्ड करंट। जो इंड्यूस करंट है और ये जो करंट है, इसको मतलब मेन करंट। जो इंड्यूस करंट है ना वो मेन करंट के अगेंस्ट में फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट जो है वो मेन करंट की जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ को अपोज करेगा। तो ग्रोइंग करंट को अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट ऐसा होना चाहिए, और ऐसा करंट प्रोड्यूस करने के लिए इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव होना चाहिए। तब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एक्चुअली में सर्किट में क्या दो दो करंट्स होते हैं क्या, एक ये मेन करंट और एक इंड्यूस करंट? ऐसे माना जा सकता है दोनों होते हैं, लेकिन एट एनी टाइम हम लोग इन दोनों करंट्स का जो टोटल है, टोटल की बात करते हैं। हम लोग मानेंगे कि एक ही करंट है, दैट इज द टोटल करंट ऑफ दीज टू, इन दोनों का टोटल लिखा जाता है। तो इंड्यूस करंट ऐसा होना चाहिए जो इस मेन करंट को अपोज करेगा, ग्रोथ को, तो इसलिए इधर प्लस होना चाहिए और इधर माइनस होना चाहिए। समझा? इधर प्लस लिखा है, माइनस लिखा है। अभी जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ मैंने बोला इंड्यूस होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस ईएमएफ का? मैग्नीट्यूड इतना है, एल डी आई बाई डी टी। ये डायग्राम बनाना है तो बना लो, इसके बाद में फिर आगे डेरिवेशन पे आगे बढ़ता हूँ। ये ड्रॉ करना तो कर लो जल्दी, और ये भी लिख दो। हाँ, जो भी है लिख लो। हो गया? हाँ। अब देखो, ये जो आपका जो ये सर्किट है ना, क्लोज सर्किट, इसमें मैं केवीएल लगा रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल तो आता होगा ना? देखो मैं, ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना, 1 से स्टार्ट करके लूप में घूम के वापस 1 पे आऊंगा मैं। ये देखो अभी आप लोग बताने की कोशिश करो, आकांक्षा को छोड़ के। दूसरे लोग बताओ, 1 से स्टार्ट होगा, मैं ऐसे जाऊंगा, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। देखो मैं क्या लूंगा बताओ, ईएमएफ को कैसा लूंगा इधर केवीएल, केवीएल में ईएमएफ की जगह क्या लिखूं मैं, प्लस ई कि माइनस ई, वो बोलो। माइनस कैसे जा सी। रहा हूँ? किसने आंसर दिया? सर मैंने। किसने आंसर दिया अभी? सर अमला। हमला। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो गया ऐसे क्या? हाँ, आपने क्या बोला, वापस बोलो आंसर। नेगेटिव ई। कैसे डिसाइड किया? ऐसे सर जा वो रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है इसलिए नेगेटिव ही। एक बात, हाँ। जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, इट्स कंसिडर्ड एज अ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, नेगेटिव साइड। लो पोटेंशियल। मतलब देखो, अब जब आप ऐसे गए, मतलब आपने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जंप किया कि हाई से लो पोटेंशियल पे जंप किया? बोलो। लो से हाई पोटेंशियल जंप किया। जब आप लो से हाई जाते हो ना, पर आपका प्रॉफिट हुआ ना, ऊपर बढ़े ना, तो यस। पॉजिटिव लिया जाता है, माइनस नहीं लिया जाता है उस टाइम पे। ओके सर। प्लस ई होगा, माइनस ई नहीं होगा। केवीएल में मैंने यही बताया था। उसके बाद देखो ऐसे जाने के बाद इधर ऐसे जाना है,
अब देखो रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस में से हम लोग ऐसे पास होंगे ऐसे, और आई थिंक करंट भी वैसे ही फ्लो हो रहा है, तो इसे हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे। तो जब करंट के साथ जाते हैं ना, माइनस आई आर लेते हैं। याद है क्यों? कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो अगर आप करंट के साथ जा रहे हो, मतलब आप भी हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहे हो, हाई से लो मतलब नीचे आ गए, तो नेगेटिव लेंगे, माइनस आई आर। उसके बाद इंडक्टर में जा रहे हैं, इंडक्टर को पास कर, इंडक्टर में देखो ये मैंने आपको समझाया था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। तो इंडक्टर में मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब हाई से लो की तरफ, वापस माइनस लेंगे, एल डी आई बाई डी टी। ऐसे करते करते आप वापस वन पॉइंट पे आ जाएंगे। इन सबका जो समेशन है वो जीरो होना चाहिए। देखो थोड़ा ट्राई करो उसको समझने का, समझा क्या? ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई माइनस आई आर। ये एल डी आई बाई डी टी को उस तरफ शिफ्ट करो। मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाओ, राइट अलोंग विथ मी। इसको देखो थोड़ा एडजस्ट करके क्या करेंगे, करंट को करंट के साथ ही रखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं डी आई डिवाइड बाय ई माइनस आई आर इज इक्वल टू 1/L dt। देख लो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई एम श्योर इतना इजी इजी है, ऐसे कर सकते हैं देखो। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इस स्टेप के बाद लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। स्टेप के बाद आप खुद लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो ऐसा आ जाएगा ना इंटीग्रेशन करेंगे तो। हाँ, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई डिवाइड बाय ई माइनस आई आर। अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, आपको आता है इंटीग्रेशन, ठीक आना चाहिए, अभी तो 12th के एंड पे आ गए हो अभी, इसको अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो किसी को मालूम है क्या आएगा? इसमें आय जो है ना, आय वेरिएबल है, आय के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। नहीं मालूम है किसी को? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन किसका था, डी आई डिवाइड बाय ई माइनस आई आर ना, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ ई माइनस आई आर। एक बार ये होने के बाद है ना, अंदर का जो पार्ट है, ये जो ई माइनस आई आर है ना, इसका डेरिवेटिव लेना होता है। इसका जब तुम डेरिवेटिव लोगे ना, विथ रिस्पेक्ट टू आई लेते हैं, मतलब आपको इंडिकेशन में मालूम होगा ऐसा किया जाता है। ये जो ई माइनस आई आर है ना अंदर का पार्ट, इसका डेरिवेटिव लेना होता है ऐसे। इसमें ई तो कांस्टेंट है, ये जो ई है ना, इट्स ईएमएफ ऑफ अ सेल, कांस्टेंट है, सिर्फ माइनस आई आर का डेरिवेटिव होगा, माइनस आर आएगा ना, वो इधर लिखा जाता है माइनस आर। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर एक ही चीज है, दोनों अलग नहीं है, ये इधर आएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन फिनिश हुआ। राइट हैंड साइड पे देखो क्या है, राइट हैंड साइड पे 1/L बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, इट्स जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dt, ऐसा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t। लिमिट्स डालना बाकी है, लिमिट्स, ये देखो लिमिट्स में कैसे डालता हूँ, ये देखो जब टाइम जीरो है, तब याद है करंट भी तो जीरो होगा ना सर्किट में, टाइम जीरो था करंट भी जीरो रहेगा, इधर करंट की लिमिट्स। और सपोज जब टाइम ये हुआ है टी, टी कोई भी जनरल टाइम है, इस एनी जनरल टाइम, उस टाइम पे करंट है आई। तो देखो यहाँ पे देखो, ये टाइम पर ये करंट है, और ये टाइम पर ये करंट है, लिमिट्स डाली है। अब तुमको लिमिट्स पुट करने तो आता होगा, आई एम श्योर। लिमिट्स पुट करने से पहले ये जो माइनस आर है ना, माइनस आर को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद लिमिट्स पुट करो, लॉग ऑफ
ई माइनस आई आर माइनस लॉग ऑफ ई आएगा, क्योंकि आई को आप जीरो पुट करोगे ना, अगर अभी आई को जीरो पुट करोगे तो लॉग ई बचेगा ना सिर्फ, तो ये आएगा इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये देखो ये आने वाला है, लिमिट्स डालने के बाद ये होगा, देख लो क्लियर। हाँ अब देखो यहाँ पे देखो लॉग ऑफ दिस नंबर माइनस लॉग ऑफ, लॉग जब माइनस में होता है तो उसको डिवीजन में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है देखते जाओ प्लीज। अभी आपको ये मैथ्स में सीखा होगा, अगर लॉग उस तरफ जाता है तो एंटी लॉग नहीं होता है, अगर मैथ्स में सीखा होगा लॉग उधर जाके ई रेस्ट पावर बन जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, मालूम है मैथ्स में, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो, मतलब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो तो ये ऐसा आएगा, ई माइनस ई रेस्ट, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्विंग कर दो ये आ जाएगा। अब इसमें से मुझे ये आई निकालना है, करंट ही बेसिकली निकालना है, तो करंट को आप थोड़ा और इसको एडजस्ट करो, तो करंट कैसे आएगा, ये आर को डिवाइड में पास करेंगे ना, ई डिवाइडेड बाय आर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस्ट, ये आने वाला है देखो, ठीक है। पहले यहां तक समझ लो, हाँ। अब एक काम करो, ये ई बाय आर को ई अपॉन आर में इसको मैं आई जीरो लिख देता हूँ, ये आई जीरो क्या है और ई बाय आर की जगह क्यों लिखा है उसको वो मैं कल के लेक्चर में समझा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है उतना। ई बाय आर को फिलहाल आई जीरो लिख दो, व्हाट इज दिस आई जीरो, व्हाई वी आर डूइंग दिस, तो कल देख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला देखो ये बन रही है, ठीक है, यहाँ बना लो। ये फॉर्मूला से आपको है ना करंट मिल जाएगा एट एनी टाइम टी। देखो ये दोनों मेरी दोनों फिंगर्स को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला जो आपको दिख रही है ना, इट्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट करंट एट एनी टाइम टी। ये टी टाइम पे जो यहाँ पे टी है ना दिख रहा है, ये टी टाइम पे ये करंट है, तो करंट को किसी भी टाइम पे निकालने की फॉर्मूला है, लेकिन कभी जब करंट ग्रोइंग स्टेज में है, इट्स अ ग्रोथ ऑफ द करंट। और कौन सी सर्किट में था, एलआर सर्किट, एलआर सर्किट में करंट जब ग्रोइंग स्टेज में है, जब करंट बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, करंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, समझा, ओके, ठीक। तो कल इसके अब आगे आगे डिस्कस करते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो ओनली, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है क्या इस डेरिवेशन में, या कुछ ऐसा कंफ्यूजन, कोई मैथमेटिकल स्टेप नहीं समझा तो बोलो, कोई डाउट है?